स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? बढ़िया। सो बच्चा लोग, कल हम लोगों ने प्रेशर इन लिक्विड देखा था। सबसे पहले हमने कल बात की थी कि आइडल लिक्विड क्या होता है या आइडल फ्लूइड क्या होता है। फिर हमने बात की थी कि अगर कोई लिक्विड है किसी कंटेनर में पड़ा हुआ है तो उसके किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पे कितना प्रेशर लग रहा है। सो उसकी फॉर्मूला हमने क्या निकाली थी? पी नॉट प्लस रो जी एच, जहाँ पे पी नॉट क्या होता था? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब बच्चा लोग, कल की जितनी भी कहानी हमने देखी थी कि वर्टिकली पी नॉट प्लस रो जी एच, हॉरिजॉन्टली जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं सबके प्रेशर सेम है क्योंकि सबकी हाइट सेम है। तो कल वाले जितने भी क्वेश्चन हमने देखे थे बेटा, वो सारे के सारे नॉन एक्सेलरेटेड के थे। मतलब उस समय जो वेसल है जिसमें लिक्विड पड़ा हुआ है वो रेस्ट पे है, वो कहीं पे चल नहीं रहा है, वो रेस्ट पे बस बैठा हुआ है। अब आज हमें देखना है कि अगर मान लो कि कोई कंटेनर है जो जा रहा है, जैसे कि मान लो पेट्रोल भर के टैंक जाता है ना, या किसी रॉकेट में हम कुछ फ्यूल डाल के ऊपर भेज रहे हैं, तो जब कंटेनर किसी वेलोसिटी के साथ चल रहा है, कंटेनर की कोई ना कोई एक्सेलरेशन है बेटा, अगेन वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए। देखो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी कंटेनर की तो एक्सेलरेशन फिर जीरो हो जाएगा। सो अगर एक्सेलरेशन जीरो नहीं है तो कितना प्रेशर लगेगा किस जगह पे, वो हमें आज देखना है। सो आज का लेक्चर है हमारा प्रेशर इन एन एक्सेलरेटेड फ्लूइड, जिसमें केस 1 हम बात करेंगे वर्टिकली। मान लो कि अगर हमारा बीकर है जिसमें कोई लिक्विड पड़ा हुआ है और वो ऊपर की तरफ जा रहा है ए एक्सेलरेशन के साथ। अब बेटा मुझे इसमें इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे प्रेशर ढूंढना है। चलो मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे बना लेता हूँ। इस पॉइंट पे मुझे प्रेशर फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा बच्चा देखो, अगर आपको याद हो तो चैप्टर नंबर 5-6 में हमने सीखा था इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। अगर आप बाहर खड़े हो, अगर आप इस फ्रेम के बाहर कहीं खड़े हो तो ठीक है, तो ये आ जाएगा का मतलब आप एक डायरेक्ट निकाल सकते हो। बट अगर आप यहाँ पे मान लो कि आप एक छोटे से कीड़े मकोड़े हो और आप इस फ्रेम के, इस वेसल के फ्रेम पे खड़े हो, यहाँ पे खड़े हो, तो आपको लिक्विड तो चलता हुआ दिखाई नहीं देगा। आपके लिए लिक्विड कैसा हो जाएगा? रेस्ट पे हो जाएगा, स्टेशनरी हो जाएगा। क्यों? आप यहाँ हो, आप भी ऊपर जा रहे हो, साथ में लिक्विड भी ऊपर जा रहा है। हाँ, लेकिन अगर आप बाहर कहीं हो, नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो, सॉरी इनर्शियल फ्रेम में हो, तो आपको ये चलता हुआ दिखेगा। सो आज की जो कैलकुलेशन है हम बेस करेंगे इस जगह पे, इस फ्रेम के इनर्शिया पे। सो फ्रॉम फ्रेम ऑफ वेसल, बेटा जरा याद करो कि अगर सच का एक्सेलरेशन है और हमें कोई चीज़ स्टेशनरी दिखती है तो हम क्या करते थे? सूडो फोर्स लगाते थे। याद आया कुछ सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट? तो बेटा इसका एक्सेलरेशन इधर है तो सूडो फोर्स कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ, जो कि हो जाएगा m में, जहाँ पे m क्या हो जाएगा बेटा? इस पॉइंट का मास हो जाएगा। मास किसका लिया बेटा हमने? इस पॉइंट का मास, या आप कह सकते हैं इसके ऊपर जितना प्रेशर बन रहा है उसका मास, ठीक है। अब कल जो हमने बात देखी थी कि एक प्रेशर, एक फोर्स इधर लगेगा, कितना? पी नॉट ए, इसका एरिया इक्वल है ए, इसका भी एरिया इक्वल है। यहाँ पे एक फोर्स लगेगी पी ए, और इसके नीचे की तरफ एक और फोर्स लगेगी एम जी, जहाँ पे कैपिटल एम इस वाटर का मास है, स्मॉल एम इस पॉइंट का मास है। क्लियर यहाँ तक? अब क्या करें? आ जाओ, बस सारे फोर्सेस को ऐड कर दो। अब देखो ये फोर्स और ये फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में है, बाकी सारे फोर्स नीचे के डायरेक्शन में हैं। तो पी नॉट ए प्लस एम ए प्लस एम जी, जहाँ पे बच्चा कैपिटल एम क्या है? मास ऑफ लिक्विड, एंड ये वाला एम कौन सा है? मास ऑफ पॉइंट पी। अब क्या करें नेक्स्ट? बच्चा लोग अगर आपको याद हो तो कल भी हमने मास को किसी चीज़ में बदला था, है ना। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मास इज इक्वल टू, कैपिटल मास की बात कर रहे हैं फिलहाल, रो इंटू वॉल्यूम, है ना। मास कितना होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अच्छा, डेंसिटी को हम डेंसिटी ऐसे और वॉल्यूम कैसे लिख सकते हैं? एरिया इंटू हाइट। बोलो सही है। हम मान लेते हैं कि चलिए ये h हाइट पे है,
क्लियर? अच्छा, इसका तो इलाज मिल जाएगा। व्हाट अबाउट दिस, इसका क्या करें? ये भी तो मास आ रहा है पिक्चर में, देखते जाओ। सो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस एम ए को फिलहाल ऐसे ही लिख रहे हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं रो ए एच। बोलो क्लियर यहाँ तक? अच्छा, और जी तो आएगा ही आएगा इधर। ये तो हमने खाली मास के लिए रो एच लिखा ना, ये जी तो एज इट इज़ यहाँ पे। अब बेटा इसका भी तो कुछ करना पड़ेगा, ये मास का भी तो कुछ करना पड़ेगा। क्या करें? सेम ऐसी कुछ कहानी करें यहाँ पे भी। देखो स्मॉल एम क्या हो जाएगा? स्मॉल एम उसका रो और उसकी डेंसिटी वॉल्यूम। यस और नो? ओके। अब अच्छा देखो, ये पॉइंट तो इसी लिक्विड में आ रहा है, मतलब यहाँ पॉइंट लूँ, यहाँ पॉइंट लूँ कि यहाँ पॉइंट लूँ, डेंसिटी में कोई चेंज होगा? हमने कल भी डिस्कस किया था कि डेंसिटी चेंज नहीं हो सकती है अनटिल एंड अनलेस आप वॉल्यूम चेंज ना करो। मास तो वैसे ही चेंज नहीं पॉसिबल। सो क्या मैं यहाँ पे वॉल्यूम के लिए अभी भी वही चीज़ लिख सकता हूँ, एरिया इंटू हाइट? बेटा वॉल्यूम तो मैंने कहा ना, डेंसिटी चेंज नहीं हो रही, वॉल्यूम तो उतना का उतना ही रहेगा। सो वही एरिया, एंड देखो ये भी जो एरिया होगा ये भी क्रॉस सेक्शन एरिया ही होगा, है क्या नहीं? एंड ये हाइट हो जाएगी। सो इन केस दोनों के लिए मास एक बराबर आएगा। एक लॉजिक सी बात है बेटा कि यहाँ पे भी मास कितना फील होगा? बेटा पूरा ही मास फील होगा ना यहाँ पे, है कि नहीं? आप जो ये फोर्स लगा रहे हो वो फोर्स तो पूरे लिक्विड के कारण ही लगेगा ना, इतने लिक्विड के कारण जो इसका मास है। इसलिए यहाँ पे हमने दोनों को सेम ले लिया। सो चलो वैल्यू पुटअप कर देवे, पी नॉट ए प्लस रो ए एच इंटू स्मॉल ए प्लस रो ए एच स्मॉल जी। यहाँ से जरा ध्यान से देखो, ए ए ए ए कट हो गया, बचा क्या? P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो एच ए प्लस रो एच जी। सो P इज इक्वल टू पी नॉट, रो एच कॉमन, A प्लस जी। सो ये चेंज आया प्रेशर में, यानी कि एक्सेलरेशन अब बढ़ गई। एक्सेलरेशन बढ़ गई। देखो ना, सीधी सी बात है बेटा, अगर ये वैल्यू बढ़ जाएगी तो ये टोटल वैल्यू बढ़ेगी और ये टोटल वैल्यू बढ़ेगी, इसका मतलब ये प्रेशर बढ़ेगा। तो आप एक लॉजिक लगाओ कि अगर आप कोई चीज़ को उठा के ऊपर जा रहे हो तो उसका भी वजन तो नीचे की तरफ लगेगा ना। आप बड़ा जब किसी भी चीज़ को उठा के ऊपर जाते हो, आप भाग रहे हो, चढ़ रहे हो, जैसे आप बैग लेके स्कूल में सीढ़ी के ऊपर चढ़ते हो, सो आपका बैग का वजन ज़्यादा लगता है, नीचे की तरफ लग रहा है। यस और नो? सो वही तो हुआ कि अगर आपने बैग लटकाया हुआ है, अगर कोई चीज़ आपके ऊपर पड़ी है, सो वो आपको नीचे की तरफ धक्का मारने की कोशिश कर रही है। धक्का मतलब क्या होता है? फोर्स, प्रेशर। समझ रहे हो? इसीलिए ये प्रेशर बढ़ गया। क्लियर? यानी कि बेटा आप अब इसको याद रखने के लिए इस तरीके से याद रख सकते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट प्लस जी इफेक्टिव रो एच, जहां पे जी इफेक्टिव का मतलब है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्लस ए, जितनी स्पीड से वो, जितने एक्सेलरेशन के साथ वो ऊपर जा रहा है। अच्छा, अगर मैं इसको घुमा दूं अगर मान लो कि ये एक्सेलरेशन ना लेके अब मैं ये वाली एक्सेलरेशन ले लेता हूं, तो उस समय क्या होगा बेटा? अब जो सूडो फोर्स हमने यहां लगाया है, उस सूडो फोर्स को हमें ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा। बेटा याद रखो, सूडो फोर्स एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाई जाती है। सो यहां पे मुझे लगानी पड़ेगी अब सूडो फोर्स। इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस, एंड अब इसको लिखना पड़ेगा G माइनस ए। क्या चेंज आया? सिर्फ एक्सेलरेशन अब माइनस हो गई। ऐसा क्यों हुआ बेटा? अब जरा ध्यान से देखो, जब आप नीचे आ रहे हो तो ये पानी या जो भी अंदर वाली चीज़ है वो क्या कोशिश करेगी? ऊपर जाने की कोशिश करेगी। इसका मतलब अब प्रेशर आप पे कम लगने लगेगा। अब प्रेशर आप पे कम लगेगा। आप नीचे आ रहे हो तो ये चीज़ ऊपर जा रही है, नीचे आ रहे हो ये चीज़ ऊपर जा रही है, यानी कि अब प्रेशर कम लग रहा है। यार सीधी सी बात है ना, आप जब किसी चीज़ के नीचे चढ़ते हो तो आपका बैग भी तो ऊपर जाने की कोशिश करता है। सो आपके ऊपर प्रेशर कम लग रहा है। सो ये रहा उसका प्रूफ। गेटिंग? सो आपको लर्न क्या रखना है कि अगर एक्सेलरेशन है तो यहाँ पे रो जी एच में जी इफेक्टिव आएगा।
जी इफेक्टिव का मतलब कि अगर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो जी प्लस ए कर दो, अगर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो जी माइनस ए कर दो। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देख लेते हैं केस 2 जो कि है हॉरिजॉन्टली। अगर मान लो बच्चा कि कोई बीकर में कोई लिक्विड पड़ा है एंड ये ए एक्सेलरेशन के साथ आगे बढ़ रहा है, क्या होगा उस समय? ये ए एक्सेलरेशन के साथ आगे बढ़ रहा है। बट अगर आपको याद हो तो कल हमने इधर कोई 2 पॉइंट लिए थे, है ना? याद है ना? हॉरिजॉन्टली हमने ऐसे कोई 2 पॉइंट लिए थे और उस समय प्रेशर इन पे सेम लग रहा था। मतलब हॉरिजॉन्टली कोई प्रेशर नहीं लग रहा था। कल हमने देखा था हॉरिजॉन्टली प्रेशर इज 0, या तो आप कह सकते हैं कि अगर 2 पॉइंट है सो P1 इज इक्वल टू P2। ये हमने कल की कहानी देखी थी। बट अगर एक्सेलरेशन आएगा सो यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा। चलो मान लेते हैं ये 2 एंड पॉइंट जो है वो एकदम एक्सट्रीम पॉइंट पे है। अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, यहाँ से एक इमेजिनरी सिलेंडर बना रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? एक इमेजिनरी सिलेंडर बना रहा हूँ और मान लो कि ये जो सरफेस है ये इस पर प्रेशर डाल रही है P1 और ये जो सरफेस है ये प्रेशर डाल रही है P2। बोलो सही है? अच्छा बच्चा लोग, ये आगे जाने से पहले थोड़ा आपको मैं एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ। इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से आपको याद रखना है। ड्यूरिंग एक्सेलरेशन if the surface of liquid is free, the resultant force is always perpendicular to the surface। अब इसका क्या मतलब हुआ भाई? आओ जरा देखते हैं। बेटा अगर एक्सेलरेशन है, अगर बीकर चल रहा है हॉरिजॉन्टली चल रहा है, हम वर्टिकली नहीं, हॉरिजॉन्टली अगर चल रहा है तो उसकी सरफेस अगर फ्री है, सरफेस फ्री होने का मतलब है कि हमने पूरा पैक नहीं किया हुआ है या तो फिर हमने ओपन रखा हुआ है। ओपन है या उसको पूरा पैक नहीं किया हुआ है, पूरा पानी भर के उसको पैक नहीं किया है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। इसका क्या मतलब है? बेटा आपने कभी देखा है, आप गिलास में पानी भर के लेके जाओ, थोड़ा पानी की जो सरफेस है ना, ऊपर की सरफेस वैसे टिल्ट हो जाती है। नहीं ऑब्जर्व किया कभी? आज ऑब्जर्व करना। आप गिलास में पानी फटाफट लेके जाओ, भले कम भरना ना, आधा गिलास भरना, पूरा मत भरना, उसको फटाफट लेके जाओ, सो ऊपर की जो सरफेस है ना वो ऐसी हो जाती है। अच्छा ये तो आपने ऑब्जर्व किया ही होगा कि अगर आप किसी चीज़ को हिला रहे हो ना, जोर जोर से हिला रहे हो, तो वो पानी बीच में से नीचे ला जाता है, साइड में से ऊपर आ जाता है। ये तो आपने ऑब्जर्व किया ही है। वाटर बॉटल में दूध हिलाते समय चम्मच से भी हिलाते हो तो बीच में से पानी नीचे जा रहा है, साइड में से ऊपर आ रहा है। तो बड़ा वैसा ही चीज़, कुछ सेम नहीं बट ऐसा ही अपने को ऑब्जर्व करने को मिलता है जब आप कोई गिलास में से पानी लेके जाओ। तो उस समय हम कहना क्या चाह रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ज़रा देखो ध्यान से। मान लो कि ये बीकर को मैं एक्सेलरेशन के साथ इधर लेके जा रहा हूँ, तो बेटा इस पर एक सूडो फोर्स लगेगी इधर m है और इस पर एक mg इधर लगेगा। बोलो है कि नहीं? क्लियर? तो इसका रिजल्टेंट फोर्स कैसा आएगा? बेटा रिजल्टेंट फोर्स कुछ ऐसा आएगा, सही बोलना, सॉरी एरो इधर नहीं इधर, रिजल्टेंट फोर्स ऐसा आएगा कि नहीं? अब ये क्या कह रहा है कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो सरफेस को परपेंडिकुलर हो जाएगी। मतलब अब वाटर की जो सरफेस है, अब बेटा वाटर की जो सरफेस है वो इसको परपेंडिकुलर होने वाली है। समझ रहे हो? इसीलिए देखो ये आपका लिक्विड टिल्ट हो गया। पहले लिक्विड ऐसा था और जब इधर लेके जा रहे हो तो ऐसे हो गया। अगर आप एक्सेलरेशन उल्टा कर दो, एक्सेलरेशन अगर आप मान लो यहां कर दोगे, इस साइड कर दोगे, ये अगर लिक्विड है तो बेटा अब सूडो फोर्स यहां लगानी पड़ेगी m में और इसका वेट इधर लगेगा mg, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स इधर आ जाएगा और अब सरफेस जो है बेटा वो कुछ ऐसी हो जाएगी।
ये परपेंडिकुलर। अब समझ आया कि क्यों वो सरफेस टिल्ट हो जाती है। सो जब आप हॉरिजॉन्टली डील करेंगे तो ये चीज़ आपको सोचते हुए चलनी है। सो इसके कारण भी बेटा हम मान लेते हैं कि चलो ये लिक्विड इस तरीके से यहाँ पे टिल्ट हो गया, यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पे लिक्विड नहीं है ना। कई बार पानी ग्लास के बाहर भी निकल जाता है। अगर पानी ज़्यादा है, पूरा भरा हुआ है और आप उसको फटाफट भाग के लेके जा रहे हो तो पानी गिर जाता है। ऐसे कैसे गिर जाता है? तो भाई पानी यहाँ से टिल्ट हो रहा है, यहाँ से पानी ज़्यादा आ गया तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और आप जिस तरफ लेके जा रहे हो उसके ऑपोजिट साइड ही गिरता है। कभी ऑब्जर्व किया है? नहीं किया है तो आज करना, लेकिन मम्मी डांटे तो मेरा नाम मत देना। लेकिन सीधी सी बात है, आप लेके जाएंगे गिरेगा पानी। अच्छा, सो यहाँ का प्रेशर P1 मान लिया, यहाँ का प्रेशर P2 मान लिया। बेटा ये जो हाइट है, मैं इधर इस हाइट को h ले लेता हूँ। इधर तो कोई हाइट है ही नहीं, लिक्विड ही नहीं है, कोई हाइट है ही नहीं। और यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0, यहाँ का भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0। बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हर जगह रहेगा ना। देखो इस पॉइंट पे P0, इस पॉइंट पे P0, इस पॉइंट पे P0। अरे यही तो सरफेस है, सरफेस के हर एक पॉइंट पे P0 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 लगेगा ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज नहीं होता, वो तो वैसे का वैसा ही रह रहा है। क्लियर? हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यू टू हॉटनेस एंड कोल्डनेस चेंज हो सकता है। डील करेंगे, उसकी बात करेंगे बाद में। अच्छा बेटा अगर मैं P2 की बात करूं तो P2 पे इस समय कितना प्रेशर होगा? ये अब ये वर्टिकल प्रेशर हो गया है ना। तो याद करो कल जो हमने पढ़ा था, अब ये स्टील आ गया। देखो पहले ये हिल रहा था लेकिन अब ये स्टील हो गया है। सो कल हमने देखा था P0 प्लस ρgh, यही हमने कल देखा था। ओके अच्छा P1 पे कितना होगा? बेटा P1 पे तो सिर्फ और सिर्फ P0 होगा, ρgh तो होगा ही नहीं, बिकॉज यहाँ तो कोई लिक्विड ही नहीं है। ρgh किस लिए आया था? बिकॉज ऊपर लिक्विड था, अब तो लिक्विड है ही नहीं, ρgh होगा ही नहीं। सो P1 पे खाली P0 होगा। सो अगर मुझे P2 माइनस P1 करना हो सो कितना आएगा? P0 प्लस ρgh। अच्छा काम करते हैं बेटा, इसकी जो लेंथ है वो हम L ले लेते हैं। किसकी लेंथ? ये जो सिलेंडर हमने एज्यूम किया है ना उसकी लेंथ, जो सिलेंडर हमने एज्यूम किया है उसकी लेंथ। अब क्या करें क्या करें क्या करें? बेटा यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, देखते हैं, आ जाओ। सो इधर से क्या बन गया? P2 सॉरी ये रो P0 प्लस ρgh माइनस P0 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 कट। सो P2 माइनस P1 क्या हो जाएगा? ρgh। कल के समय ये -0 आ रहा था, लेकिन आज कुछ ना कुछ प्रेशर बन रहा है, कुछ ना कुछ प्रेशर बन रहा है। अब जरा यहाँ ध्यान से सुनो बेटा, थोड़ा सा यहाँ पे आपको और भी सोचना पड़ेगा। चलिए हम ये डेरिवेशन इस तरीके से नहीं, थोड़ा अलग तरीके से करते हैं, बिकॉज यहाँ पे ये L और A के टर्म्स में हमको आंसर लाना है, ठीक है। बिकॉज आपको है ना 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस एग्जाम में दिया जाएगा, इसलिए। और एक और प्रॉब्लम है कि बेटा हमने सूडो फोर्स लगाया नहीं है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सूडो फोर्स के साथ इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। चलिए ओके, अगर एक्सप्रेशन इधर है तो बेटा इस पॉइंट पे सूडो फोर्स यहाँ पे लगेगी, कितनी लगेगी? MA। तो एक प्रेशर ये इसके कारण इधर, एक प्रेशर इसके कारण इधर, इसके कारण प्रेशर हो जाएगा P2A, इसके कारण प्रेशर हो जाएगा P1A। फोर्स, हम लोग फोर्स फाइंड कर रहे हैं, हमको पता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। अब बेटा ये एरिया तो दोनों के लिए सेम रहने वाला है ना। देखो ये भी सिलेंडर, ये भी सिलेंडर। सो ये P2A, ये P1 है एंड ये M है। अब क्या करें? ये फोर्स और ये फोर्स सेम डायरेक्शन में, सो P1A प्लस MA इज इक्वल टू P2A, है ना। ये इधर, ये भी इधर, ये इधर, इक्विलिब्रियम में ना। अब इसके बाद तो इक्विलिब्रियम में आ गया, पहले जो हलचल होनी थी हो गई, अब इक्विलिब्रियम में आ गया। अगेन M की कहानी करें, P1A प्लस M की जगह बेटा क्या लिख सकते हैं हम? रो LA। अब H नहीं बेटा, हमने सिलेंडर यूं लिया है तो सिलेंडर की हाइट एक्चुअली L है। अब सिलेंडर की हाइट एक्चुअली अब हमने क्या ली हुई है?
एल बड़ा आपको मालूम है जब सिलेंडर खड़ा होता है तो उसको हाइट बोलते हैं, ये होगा तो लेंथ बोलेंगे, इसीलिए हम यहाँ पे एल ले रहे हैं, एच नहीं ले रहे हैं, इज इक्वल टू P2A। अच्छा यहाँ पे A इंटू ए, यहाँ पे कैपिटल ए का मतलब एरिया, सो ये ए कट क्या बचा, P1 इज इक्वल टू रो एल ए इज इक्वल टू P2, P1 को वहाँ लेके जाओ, सॉरी ये प्लस है, नहीं एक सॉरी ये प्लस है, ये इक्वल है, P1 को वहाँ लेके जाओ, सो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो एल ए, कितना आया रो एल ए, सो दिस इज अवर राइट आंसर। रो जी एच क्यों, वो वर्टिकली हो गया था, हम तो हॉरिजॉन्टली कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए हमने P2 माइनस P1 ये प्रेशर के बीच में कितना फर्क हुआ, रो एल ए। देखो बेटा पहले क्या था, रो जी एच था, सो अब जी के बदले ए आ गया और एच के बदले एल आ गया। अब आपको एग्जाम में हो सकता है ऐसा कुछ दिया हो कि ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 mm है, जरूरी नहीं पॉइंट एकदम एंड में दिया जाए, कहीं भी पॉइंट दिया जाए, हमको तो लेंथ से मतलब है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इमेजिनरी सिलेंडर ड्रॉ करेंगे। क्लियर, ओके। अब बच्चा लोग अगर मान लो कि मुझे ये एंगल भी ढूंढना है, आपको एग्जाम में पूछते हैं कि ये जो वाटर इंक्लाइंड हुआ ये बताओ कितने एंगल पे हुआ, चलो मैं इसको थीटा ले लेता हूँ। तो बच्चा क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू एच बाय एल, बोलो है कि नहीं, tan थीटा इज इक्वल टू एच बाय एल, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जरूरी नहीं है कि आपको हाइट दी जावे, एल शायद दिया गया होगा बट एच दिया जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। सो आप एंगल कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। क्या जुगाड़ करेंगे बेटा, अब हम वर्टिकल कहानी देखते हैं, जो हमने पहले देखी थी ना वर्टिकल की कहानी, अब वो देखते हैं वापस। तो इस जगह पे प्रेशर वर्टिकल, देखो बेटा हॉरिजॉन्टली तो ये आ गया, ये बिल्कुल सही है, इसको स्टार मार्क कर दो। अब हम वर्टिकली वापस डील करते हैं। इस जगह पे प्रेशर कितना हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू P0 प्लस रो जी एच वर्टिकल के कारण, और P1 पे वर्टिकल के कारण सिर्फ P0 होगा P1 पे, बिकॉज यहाँ पे तो कोई लिक्विड है ही नहीं। हमें क्या चाहिए, P2 माइनस P1, मैं P2 माइनस P1 करता हूँ, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू P0 प्लस रो जी एच माइनस P0 कट। अच्छा बेटा P2 माइनस P1 की जगह पे क्या मैं ये रख सकता हूँ रो एल है, भाई प्रेशर तो उतना ही आ रहा है ना, बस ये हॉरिजॉन्टली आ रहा है और ये वर्टिकली आ रहा है, सो प्रेशर तो सेम ही होने वाला है। सो P2 माइनस P1 की जगह रो एल ए रख देते हैं और यहाँ से क्या बचा रो जी एच, यहाँ से रो कट। मैं क्या कर रहा हूँ बेटा H अपॉन L, ये L को यहाँ लेके जा रहा हूँ, सो H बाय L इज इक्वल टू एक गड़बड़ी कर दी, यहाँ पे A है ना, सॉरी रो एल ए, ठीक है, L को यहाँ ले गया, सो ये A बाय G, ये G को यहाँ नीचे लेके आ गया। सो एक्चुअली हम लोग इंटरेस्टेड है इस रेशियो के अंदर, क्या है रेशियो दिख रहा है, हाँ थोड़ा सा कट रहा है, चलो इस रेशियो को हम यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, रो कट गया, L को वहाँ लेके जा रहा हूँ H के नीचे, सो H अपॉन L, और ये G को इधर लेके आ रहा हूँ, सो ये आ जाएगा A के नीचे, और ये रेशियो हमको बहुत ही ज़बरदस्त मिला। अब मैं क्या कर दूंगा, ये H बाय L की जगह पे क्या मैं A बाय G लिख सकता हूँ। आपको एक्सेलरेशन दिया जाएगा कि एक वेसल इतने एक्सेलरेशन चल रहा है, आपके पास G की वैल्यू पता होती है 9.8 या तो 10, बस तो यहाँ से आपको एंगल मिल जाएगा कि कितने एंगल पे बेंड है। सो अगर आपको पूछा जाए कि किसी दो पॉइंट पे हॉरिजॉन्टली कितना प्रेशर है, तो रो एल है। अच्छा एक चीज़, कहाँ का प्रेशर ज़्यादा होगा, बड़ा सीधी सी बात है। देखो अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर हम P2 माइनस P1 करें कि P1 माइनस P2 करें। तो बेटा जहाँ पे हाइट है उसका प्रेशर ज़्यादा, जहाँ पे हाइट नहीं है उसका प्रेशर कम। सो ज़्यादा वैल्यू माइनस कम वाली वैल्यू P2 माइनस P1, ठीक है। सो बच्चा लोग जो मेजर कॉन्सेप्ट था वो हमारा आज का क्लियर हुआ। हमने वर्टिकली देखा कि वर्टिकली एक्सेलरेशन के कारण क्या चेंजेस आएंगे, कि अगर एक्सेलरेशन ऊपर है और नीचे है तो।
अगर एक्सेलरेशन लेफ्ट या राइट में है तो उस समय जो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा होता है वो सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, जिसके कारण सरफेस थोड़ा इंक्लाइंड हो जाता है, और वो इंक्लिनेशन एंगल भी हमने यहां से देखा। ओके ओके, तो बच्चा जैसे कि हमारी पता है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, अ क्यूबिकल कंटेनर विद साइड एल। कंटेनर कैसे बड़ा, क्यूबिकल, क्यूब पता है ना क्या होता है आप लोग को, ये ऐसा कोई कंटेनर है जो कि कंप्लीटली पानी से भरा हुआ है। अब वो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन के साथ आगे बढ़ रहा है। फाइंड द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इफ हाफ ऑफ द वॉल्यूम कम्स आउट। देखो क्या बोल रहा है कि मेरा पानी का आधा पानी बाहर आ गया, हाफ ऑफ द वॉल्यूम। इसका मतलब क्या होगा बेटा कि आधा पानी बाहर। हमको पता है कि अगर हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेशन होती है सो सरफेस इंक्लाइंड हो जाती है। ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ा इसको सिंपलीफाइड मैनर में बनाते हैं। मैं सिर्फ ये आगे का सरफेस देख रहा हूं, कौन सा, सिर्फ आगे का। ऑब्वियसली ये 3D है, मतलब ये कुछ ऐसा होगा। अब हमको बोला बेटा हाफ यानी सरफेस इंक्लाइंड होगा, थोड़ा सरफेस कुछ ऐसा इंक्लाइंड हो जाएगा बिकॉज़ पानी बिल्कुल आधा हो गया है कि नहीं। अच्छा, हमको एक्सेलरेशन फाइंड करनी बेटा, एक्सेलरेशन के लिए हमको चाहिए फोर्स। हमको पता है बेटा अगर सरफेस ऐसा है तो इसका रिजल्टेंट फोर्स जो है, रिजल्टेंट फोर्स वो ऐसा होगा सरफेस को परपेंडिकुलर। ओके, अब इस पे कौन कौन सी फोर्स लग रही बेटा, एक तो mg और दूसरा ma, सूडो फोर्स। एक्सेलरेशन उधर है, ये फोर्स हमने यहां ले ली। अब क्या करें बेटा, एक काम करो, ज्यादा सोचो मत, ये एंगल से हम डायरेक्टली आंसर निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स से आंसर निकालने जाओगे थोड़ा टफ पड़ेगा, थोड़ा, बिकॉज रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास नहीं है। हाँ, अगर हमको बोला था ना कि रिजल्टेंट फोर्स समथिंग है तो मेरे पास फोर्स रहता डायरेक्टली, ये 90 डिग्री होगा, देखो दोनों फोर्स 90 डिग्री पे होते हैं। सो रिजल्टेंट फोर्स की कहानी से मैं उसको निकाल लेता हूं, कोई बात नहीं। चलो यहाँ का एंगल हम ले लेते हैं थीटा। बेटा अभी अभी हमने देखा था tan थीटा इज इक्वल टू h बाय l होता है, यस और नो, और वही हमने देखा था a बाय g, यस और नो। बेटा इस केस में tan थीटा कितना होगा, tan थीटा मतलब ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। बेटा हमको बोला हुआ है साइड l, इसका मतलब ये भी l है, ये भी l है क्या नहीं। सो tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी l बाय l इज इक्वल टू a बाय g। समझ आ रहा है क्या किया हमने। सो यहां से L और L मर गया, सो 1 इज इक्वल टू A बाय G, सो G इज इक्वल टू A। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, G, यानी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी जब आप किसी बीकर को इतनी एक्सेलरेशन के साथ लेके जाओ कि वो ग्रेविटी के हिसाब इक्वल हो जाए, तब आधा पानी बाहर निकल जाएगा। समझ आ रहा है। देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है कि कब आधा फ्लूइड बाहर निकलेगा, जब एक्सेलरेशन g के इक्वल हो जाएगी तब। चलो थोड़ा और इसको अच्छा बनाते हैं, मतलब अब हम करते हैं ना हाफ के बदले अब हम ले लेते हैं 1/3। अगर 1/3 वॉल्यूम उसका बाहर आ जाता है तो क्या करेंगे, सेम कहानी बेटा। अब फिगर में थोड़ा चेंजेस आएगा, क्या चेंज आएगा जब ध्यान से देखो। पहले पानी कंप्लीटली भरा हुआ था, अब कहा जा रहा है कि 1/3 पानी बाहर निकल गया। इसका मतलब बेटा अब ये जो इंक्लाइंड सरफेस है वो कुछ ऐसी बनेगी। अब हाफ रहना है तो 1/3 है। हम मान लेते हैं कि ये जो पानी गायब हो गया ये 1/3 पानी है, ठीक है। ये साइड L, ये साइड L। अब एक काम करते हैं, यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, अगेन इसको बोल देते हैं थीटा। सोटा अभी भी क्या होगा, ये जो हाइट है चलो इसको हम h ले लेते हैं, है ना। सो tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन दिस मतलब l। सो h बाय l हो गया और वो इक्वल टू a बाय g आता है, मुझे पता है। अगेन बेटा अगर मैं यहाँ पे भी फोर्स निकालता हूं तो रिजल्टेंट फोर्स मेरे पास नहीं है। अगर रिजल्टेंट फोर्स होता तो मैं एक mg ले लेता, एक ma ले लेता, रिजल्टेंट फोर्स लेता, मेरा बात बन जाता। बट प्रॉब्लम है कि रिजल्टेंट फोर्स कितना है वी डोंट नो, सो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम नहीं आएगा। अब प्रॉब्लम पता है क्या है,
पहले तो tan थीटा L बाय L आ रहा था 1 ओवर था। अब की बार tan थीटा क्या है बेटा H बाय L है, H बाय L इज इक्वल टू A बाय G। अब क्या करें, देखो L की तो वैल्यू चलो ठीक है बोला हुआ है कि L है, H की वैल्यू कितनी है, ये कितनी हाइट होगी पता नहीं है। सो एक काम करते हैं, ये हाइट ढूंढने का काम करते हैं। हमको एक इंफॉर्मेशन दी हुई है कि 1/3 पानी बाहर आ गया। बड़ा काम करते हैं, पहले हम वॉल्यूम ऑफ मिसिंग लिक्विड फाइंड करते हैं। बड़ा कितना पानी बाहर आया है, 1/3 बाहर आया है, यानी कितना पानी बाहर आ गया, यस और नो। अच्छा बेटा अब इसको ट्राइंगल मत समझना, ये पूरा 3D स्ट्रक्चर है, पूरा क्यूब है ऐसा। अब मुझे इसका वॉल्यूम ढूंढना है। बड़ा वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, एरिया इनटू हाइट, यस और नो। अच्छा अब ये ट्राइंगल है, क्या मैं इस ट्राइंगल से एरिया निकाल सकता हूं? बड़ा ट्राइंगल का एरिया हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। और ये चलो काम करते हैं, फिलहाल के लिए इसको क्या नाम देवे, इसको कैपिटल एच लेके चलता हूं और ये स्मॉल एच लेके चलता हूं। अच्छा काम करते हैं, इसको ऑल्टरनेट बोल देते हैं, हाफ बेस इनटू ऑल्टरनेट। अच्छा अभी भी सेम हो गया, एरिया एरिया कैपिटल एच ही ले लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, कैपिटल एच। अब क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, देखो बेटा ये ट्राइंगल है, ये जितनी वैल्यू है उतनी वैल्यू ये भी हो जाएगी। इसको मैं बेस बोल सकता हूं, अगर ये मेरा ऑल्टीट्यूड है तो ये मेरा बेस हो जाएगा। सोच के बोलना, बेस इंटू हाइट इंटू एच, हाफ इंटू इसको बेस ले लो, सो ये कितना इक्वल होगा जितना ये है L। हाइट, हाइट मतलब ये वाली हाइट कितना हो गया H, और यहां पे ये H कौन सा है बेटा, अब ये H कौन सा होगा वॉल्यूम के लिए। बड़ा ये अब हाइट ये हो जाएगी ना, अब ये जो लेंथ है एक्चुअली ये वाली लेंथ हो जाएगी। सो ये भी कितना है मेरा से, ये भी L है, क्यूब में तीनों साइड L L होती है, ये L और ये भी L, ये भी L, ये वाली है कि नहीं, तीनों साइड L L। समझ आ रहा है आपको। सो अब हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने ट्राइंगल का एरिया निकाला, ये रहा। अब ये जो हाइट है बेटा, इस हाइट का मतलब क्या होता है कि अगर ये क्यूब है सो ये अंदर वाली हाइट, ये अंदर वाली हाइट, और अंदर वाली हाइट कितनी है एक्चुअली वो L है ना, ये इसकी वैल्यू एक्चुअली कितनी है L, ये क्यूब है इसीलिए, क्यूबॉइड होता तो कहानी कुछ और होती। सो यहां से क्या आंसर आ गया, L स्क्वायर H बाय 2, बोलो सही है। अच्छा एक और इंफॉर्मेशन हमको दी हुई है, 1/3 ऑफ टोटल वॉल्यूम, 1/3 ऑफ टोटल वॉल्यूम, 1/3 ऑफ टोटल वॉल्यूम। अच्छा 1/3 ऑफ टोटल वॉल्यूम कितना होता है, टोटल वॉल्यूम मतलब L क्यूब का वॉल्यूम L इंटू L इंटू L, L क्यूब 10th में पढ़ रखा है हमने। सो यहां से क्या कहानी आई, 1/3 L क्यूब, तो बेटा ये L स्क्वायर और L कट गया, क्या बचा अभी यहाँ पे L बाय 3, देखो इधर क्या बचा L बाय 3 बचा, और वहां पे H बाय 2 बचा। मुझे रेशियो चाहिए H बाय L का, तो ये L को यहां लेके जाते हैं, 2 को इधर ले जाते हैं। सो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, रख दो इसको यहां पे। सो 2 बाय 3 इज इक्वल टू A बाय G, A इज इक्वल टू 2G बाय 3। G की वैल्यू आप ले सकते हैं 10 या तो फिर 9.8, अगर बोला हुआ ना हो तो। सो यह आंसर फाइनली हो जाएगा 16, 18, 19.6 डिवाइड बाय 3, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5 are 15, और 6 18 ले सकते हैं ना, 6 18, 1 बचा 16, 5 are 15, 6.5333 चलता जाएगा। सो एक्सेलरेशन कितनी आ गई, 6.533 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ आ रहा है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया बेटा, हमको tan थीटा पहले में क्या था हाफ था, तो ये L बाय L आ रहा था 1 हो गया था डायरेक्टली, लेकिन यहाँ पे हाइट पता नहीं है। सो हाइट ढूंढने के लिए हमने फिर ये वाला कॉन्सेप्ट यूज किया कि 1/3 वॉल्यूम मिसिंग है। सो वॉल्यूम कितना मिसिंग है पहले हमने वो यहाँ से निकाला, और कितना वॉल्यूम मिसिंग है तो 1/3 मिसिंग है, यानी कि ये वाला वॉल्यूम और ये वाला भी इक्वल हो जाएगा। हमने पहले इसको देखते हुए, ये जो मिसिंग है जो पानी निकल गया उसको देखते हुए वॉल्यूम निकाला, और फिर बोला है 1/3, टोटल का 1/3 निकल गया। देखो यहाँ पे बचा नहीं है,
अगेन 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 क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना, हो सकता है एग्जाम में बोला हो 1/6 या 1/2 या 4/3 पानी इज लेफ्ट, वाटर इज लेफ्ट, पानी बचा है कि पानी निकल गया, वो जरा क्वेश्चन में ध्यान से देखना। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1/3 पानी निकल गया है, सो जो पानी निकल गया उसकी वॉल्यूम हमने ढूंढी। अगर हमको बोला जाता कि वॉल्यूम बचा है तो हम उतना वॉल्यूम फाइंड कर लेते। अगर मान लो कि अगर आपको बोला हो कि 1/3 वॉल्यूम इज लेफ्ट, 1/3 बचा है, तो कितना निकला है बेटा 1 - 1/3 इतना बचा है। सीधी सी बात है ना, टोटल फ्रैक्शन 1 होता है, जैसे टोटल परसेंटेज 100 होते हैं वैसे टोटल फ्रैक्शन 1 होता है। अगर कहा जाता कि 1/3 पानी ही बचा है तो निकला कितना है 1 माइनस, यानी कि ये हो जाएगा 2/3 पानी बचा है। सो यहाँ पे हम 2/3 ले लेते हैं। समझ आ रहा है? अगर यही चीज समझ आ रही है तो फिर ऐसा ढूंढना पड़ेगा, 1 सेकंड का काम है। सो ठीक है बच्चा लोग, सो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। हमने देखा कि अगर एक्सेलरेशन होगी तो प्रेशर किस जगह पे कितना लगेगा। थैंक यू।